गाइस, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं लैंग्वेज प्रिपरेशन फॉर क्लास 10। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी लोक भारती में चैप्टर नंबर 3 पाठ क्रमांक 3 वाह रे हमदर्द। तो चलिए शुरू करते हैं। वाह रे हमदर्द इसको लिखा है घनश्याम अग्रवाल जी ने। तो सबसे पहले हम घनश्याम अग्रवाल जी के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। तो घनश्याम अग्रवाल जी का जन्म 1942 में, यानी कि अपना भारत आज़ाद होने से पहले उनका जन्म हुआ था सन 1942 में। कहाँ पर हुआ था? अकोला। अकोला आप महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि अकोला कहाँ पर है, महाराष्ट्र में ही है। तो घनश्याम अग्रवाल जी का जन्म 1942 में अकोला में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेंगे। घनश्याम अग्रवाल जी का रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। अभी मैं आपको घनश्याम अग्रवाल जी के बारे में एक बात बता दूं कि घनश्याम अग्रवाल जी जो लेखक हैं, ये ऐसे लेखक हैं कि कैसा भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, मतलब कुछ भी हो जाए, ऐसे तो आपको मैं ये चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा तो आप समझ जाओगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि घनश्याम अग्रवाल जी जो हैं ये बहुत ही हास्य व्यंग्य यानी बहुत ही कॉमेडी टाइप के कॉमिक्स वाले स्टोरीज़ लिखते हैं। बहुत कॉमेडी होता है, वो बहुत मज़ा आता है उनकी स्टोरी पढ़ने में। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाते हैं घनश्याम अग्रवाल जी। और वो भारतीय मंच, अखिल भारतीय मंच जो है पूरे भारत में, उसमें हास्य व्यंग्य कवि के रूप में वो लोकप्रिय हैं, यानी वो फेमस हैं। ठीक है, उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ देख लीजिए। हंसी घर के आईने, आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी, अपने अपने सपने इत्यादि। ऐसे बहुत सारे उन्होंने कई सारे कविता, कहानी, लघु कथा, हास्य व्यंग्य, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है। ठीक है, गद्य संबंधी में देखते हैं कि ये जो पाठ है, ये पाठ में एक्चुअली दिया क्या गया है। ठीक है, तो प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया। हमदर्दी भी कभी किसी की तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा जब मैं ये एक्सप्लेन करूँगा, जब हम लोग ये स्टोरी पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक हास्य व्यंग्य निबंध है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। ठीक है, तो आप देखिए पहले ही पैराग्राफ में आप समझ गए होंगे कि ये कवि जो हैं ये लेखक जो हैं वो कितने कॉमेडी टाइप, कितने हास्य व्यंग रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, उस दिन एक दिन वो पूंजीवादी और समाजवादी यानी इकोनॉमिकल और सोशल कोई अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आए थे। कहीं भाषण था, पूंजीवादी और समाजवादी के अर्थव्यवस्था पर कहीं भाषण चल रहा था, तो वो एक दिन वही भाषण वहाँ से सुनकर लौट रहे थे। उन्होंने वहाँ वो साइकिल से लौट रहे थे, उनके सामने एक उनको कार आ रही थी, वो दिखाई दी। ठीक है, अब भाषण के प्रभाव में उनकी साइकिल को जोश आया या फिर जो कार सामने से आ रही थी उसको गुस्सा आया, ये लेखक नहीं समझ पाए। अब देखिए, भाषण के प्रभाव में अधिक जोश आया मतलब क्या? देखिए, अब जैसे हम कभी कोई मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर सुन लेते हैं, तो हमारे अंदर कुछ ही पल के लिए लेकिन जोश आता है कि चलो आज ये करेंगे। कभी स्टडी की मोटिवेशन देख ली तो चलो आज 2 घंटे पढ़ेंगे, कुछ देर के लिए वो बहुत ज़्यादा जोश होता है, राइट? तो उसी तरह भाषण के प्रभाव से
उनकी साइकिल को जोश आ गया भाषण सुनने से, या जो सामने से कार आ रही थी उसको गुस्सा आ गई, ये तो लेखक नहीं जानते, लेकिन साइकिल और कार एक दूसरे को से क्या हुई, एकदम घृणा, एकदम गुस्से से जाके भिड़ गई, टकरा गई। और टकरा गई तो इसका मतलब क्या कि एक्सीडेंट हो गया, उनकी साइकिल और कार के बीच क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो वो पछतावा होने लगा उनको कि खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में मैंने टांग अड़ाई, और फलस्वरूप उनकी टांग भी टूट गई, यानी उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया दुर्भाग्यवश। अब साइकिल और कार के बीच टक्कर हो गई, उसके बीच में क्या हुआ, उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया, एक पैर टूट गई। ठीक है, तो दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है। अब आप देखिए, आप समझिए, कहीं पर भी कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, छोटा मोटा झगड़ा हो गया, तो जो पब्लिक होती है, जो समाज के लोग होते हैं, वो आज भी इंसानियत कायम है, यह दर्शाने के लिए अगर कभी किसी का एक्सीडेंट या फिर कुछ भी ऐसा थोड़ा बहुत झगड़ा वो सब हो जाता है, तो समाज के लोग, वहाँ के आसपास में जो लोग होते हैं, वो उनकी तरफ दौड़ के आते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। अगर कभी एक्सीडेंट होता है तो उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाते हैं। ठीक है, तो वही उनके साथ भी हुआ। और कवि लेखक यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आज भी इंसानियत कायम है। अब देखिए, इंसानियत तो कायम ही है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग उनकी तरफ दौड़े। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। अब स्वाभाविक बात है, उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो कुछ लोग जो उनकी तरफ दौड़कर आए तो उनको अस्पताल ही लेकर गए होंगे, और कहीं तो लेकर जाएंगे नहीं। तो आँख खुली तो उन्होंने अपने आप को कहाँ पाया, एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंखें खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए कहा, मैं कहाँ हूँ। अब देखिए, जैसे ही उनकी आंखें खुली तो वो देखे कि मैं कहीं पर सोया हूँ, किसी बिस्तर पर, कहीं किसी बेड पर सोया हूँ। अब इर्द गिर्द में उनको कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े दिखे, यानी कि कुछ उसमें से कुछ को पहचानते थे और कुछ को नहीं पहचानते थे। आंखें ही खुलते, जैसे ही उनकी आंख खुली, जैसे ही घनश्याम अग्रवाल जी की आंखें खुली, लेखक की आंखें खुली, तो उनकी आंखें खुलते ही जो लोग थे वहाँ पर, जो सब खड़े थे, उनके चेहरे पर उत्सुकता दौड़ गई। मतलब वो खुश हो गए कि हाँ, अब सेफ़ हैं, अब लेखक सेफ़ हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ था बट अभी वो सेफ़ हैं, ये समझकर सब लोग के चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। ठीक है, उन्होंने, लेखक ने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ। इस तरह लेखक ने सबसे पूछा। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका था। अब देखिए, अब कभी लेखक क्या कहते हैं कि उन्होंने कराते हुए क्या पूछा कि मैं कहाँ हूँ। तब उसमें से एक आदमी एकदम जल्दी जल्दी, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा एकदम तेज़ी से वो जवाब देता है लेखक को। तो लेखक को ऐसे लगता है जैसे कि वो इसी पल का इंतज़ार कर रहा था कि कब लेखक उठे, कब उनको होश आए और कब मैं ये बक दूँ। इतनी तेज़ी से वो बोलने लगा। ठीक है, उसके बाद, अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। अब उसने कहा, वो आदमी ने कहा कि सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ है, तो इनके होश उड़ गए। ये अपनी पैर की ओर देखते हैं, लेखक जो हैं वो लेखक अपने पैरों की ओर देखते हैं, टांगों की ओर देखते हैं। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। अब स्वाभाविक सी बात है, उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो उन्होंने दोनों पैरों को देखा, जिसमें से एक पैर तो एकदम सही था, एकदम सही सलामत था, कुछ नहीं हुआ था, खरोच भी नहीं आई थी। लेकिन दूसरी टांग जो थी, दूसरी पैर जो थी, वो रेत की थैली बांधकर एक स्टैंड पर लटकाई हुई थी। क्यों? क्योंकि फ्रैक्चर हो गया था। तो रेती का एक बॉक्स, रेती का एक थैला बना करके उनके पैर में लटका के वो स्टैंड पे उनका पैर टांग दिया गया था। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। अब वो एक लेखक थे, तो लेखक सोए हुए थे आराम से, उनकी पैर स्टैंड पर लटक रही थी, तो उनके दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। अब देखिए, आपको फिर मैं बता दूं कि कवि कितने हास्य व्यंग्य है कि इस स्थिति में भी उनको मजाक ही सूझ रहा है। अब वो क्या, उनके दिमाग में क्या मुहावरा आया, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना।
वैसे ये बात सही भी है, टांग टूटने के बाद कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना ही पड़ता है, तो सही मुहावरा उनके मन में आया। ठीक है, उसके बाद सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर भी यदि उसके साथ अगर सार्वजनिक शब्द आ चिपका तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। अब देखिए लेखक क्या कहते हैं कि जैसे ही उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं सार्वजनिक अस्पताल पर, सरकारी अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ हूँ, तो वो काँप उठे, डर गए, बहुत घबरा गए। क्योंकि अस्पताल शब्द जो है, हॉस्पिटल शब्द जो है, वो तो ऐसे ही खतरनाक होता है, कोई नहीं सुनना चाहता। फिर भी अगर अस्पताल तो थोड़ा बहुत देर के लिए हम मान लेंगे ठीक भी है, परंतु जब अस्पताल के साथ सार्वजनिक शब्द लग जाता है, सरकारी शब्द लग जाता है, तब तो समझ लीजिए कि आत्मा को अब परमात्मा से मिलने का समय आ गया है। वैसे आजकल ऐसा नहीं होता है, पर तब के ज़माने में सरकारी अस्पताल का, सार्वजनिक अस्पताल का कुछ यही हाल था। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है, आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे हैं। पर पहले के ज़माने में, बहुत पहले की बात है ये, जब लेखक के ज़माने की बात है, तब के ज़माने में ये आम बात था कि सार्वजनिक अस्पताल में कुछ यही देखने मिलता था, वहाँ बिल्कुल इलाज अच्छे से नहीं हो पाता था। इसीलिए जो लेखक थे वो बहुत घबरा गए और क्या कहने लगे कि मेरा टांग टूटना, मेरा पैर जो टूटा, मेरा पैर जो फ्रैक्चर हुआ, वो तो एक घटना था, वो मैं उसे एक घटना मानता हूँ, परंतु मुझे सार्वजनिक अस्पताल में लाया गया, ये मेरे लिए दुर्घटना है। मेरा पैर टूटा, मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ, वो एक घटना था, परंतु मैं सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती हूँ, ये मेरे लिए दुर्घटना की बात है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। अब देखिए, यहाँ पर लेखक को अपने पैर से ज़्यादा, उनकी पैर फ्रैक्चर हो गई, उससे ज़्यादा फिक्र किसकी होने लगी? जो हमदर्दी जताने के लिए उनसे मिलने आएंगे कि आपको क्या हुआ, कैसे हुआ। 2-4 समझाने वाले आएंगे कि साइकिल धीरे चलाया करो, यहाँ जाया करो, वहाँ किया करो, ध्यान रखो। ऐसे हमदर्दी जताने वाले लोग मिलने आएंगे, ऐसे लोगों से उनकी फ़िक्र होने लगी। ये मिलने जुलने वाले, मतलब जो, अब उनका स्वाभाविक बात है, किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उनके जितने भी प्रेमी होते हैं, जितने भी जो परिवार वाले होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, कजन्स होते हैं, वो उनसे मिलने के लिए आते हैं कि क्या हो गया, हमदर्दी जताने आते हैं, राइट, कि तुमने ऐसा क्यों किया, यहाँ क्यों गए, ध्यान नहीं दिया, बहुत लंबा स्टोरी सुनाते हैं। एक तो पहले से ही कुछ हुआ होता है, उसमें और सुना देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी लेखक को इसी बात का फिक्र हुआ। ये मिलने जुलने वाले, मतलब मिलने जुलने वाले जो लोग आते हैं, वो कई बार इतने अधिक होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि आराम करना भी हराम हो जाता है, यानी आराम करने को भी नहीं मिलता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। यानी मरीज है, अब उसके पैर में लग गया है, पैर फ्रैक्चर हो गया, या कोई भी बीमारी हो गई किसी मरीज को, तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत आराम की होती है। लेकिन ये हमदर्दी जताने वाले लोग आराम करने कहाँ देते हैं, एक के बाद आते ही जाते हैं, आराम करने का मौका देते ही नहीं है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दें, परंतु प्राइवेट वार्ड, यह तो एक खुला निमंत्रण है कि मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, जितनी देर चाहे रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अब देखिए क्या कहते हैं लेखक कि ये जनरल वार्ड जो होता है हॉस्पिटल के अंदर, अस्पताल, सार्वजनिक अस्पताल के अंदर जनरल वार्ड जो होता है, उसमें एक समय होता है कि उसी समय पर आप रोगी से, मरीज से उसी समय पे बस आप मिल सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो बस। लेकिन अगर बात प्राइवेट वार्ड की हो तो वहाँ तो खुला निमंत्रण है, आइए आइए, हे मेरे परिचितों, हे मेरे रिश्तेदारों, हे मेरे प्रेमियों, हे मेरे मित्रों, आओ आओ, जब जी चाहे आओ, जितना परेशान करना है करो, चाहे जितनी देर रुकना है रुको, चाहे जितनी देर सुनाना है सुनाओ, समय का कोई बंधन नहीं है, आपको कोई रोकने टोकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। प्राइवेट वार्ड क्या कहता है? आ जाओ, तुम्हारे जितने भी बदले लेना है, जो भी खरी खोटी सुनाना है, सही वक्त यही है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई।
अब लेखक क्या कहते हैं देखिए, अब जितने भी प्राइवेट वार्ड है वो उसका कोई टाइम नहीं होता, कोई पाबंद टाइम नहीं होता प्राइवेट वार्ड का, क्योंकि वो प्राइवेट है, वहाँ पे कोई भी कभी भी आ सकता है, कितने भी समय मिल सकता है। ठीक है, तो बदला सब बदले के बदला निकालने लगे, क्योंकि उनको जब कुछ हुआ था, उनका कुछ फ्रैक्चर हुआ था, वो जब हॉस्पिटल में थे तो हम भी ऐसे ही उनके मज़े लेने गए थे, राइट। तो वो भी आज आए हैं, तो बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। तो मिलने वालों के ख्याल से, उनके टेंशन में जो लेखक थे उनको लगा कि अब तो मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वो लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं भी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह खास बात छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। अब देखिए, उनसे मिलने के लिए लेखक जब भर्ती थे अस्पताल में, तो उनसे मिलने के लिए सबसे पहले वही लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटी थी या कोई और बीमार हुए थे। तो जब लेखक उनसे मिलने गए थे, वही लोग सबसे पहले उनसे मिलने आए। जैसे मानो कि वो लोग इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि वो मेरे टाइम पे, मेरा जब पैर फ्रैक्चर हुआ था, मैं जब बीमार था, तब वो मेरे मिलने में बहुत मज़े लेने आया था, बहुत सुनाया था। अब उसका वक्त आया है, अब चलो उसे भी सुनाते हैं, ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं हम। इनकी हमदर्दी के पीछे एक बात छुपी रहती है, ऐसा लेखक कहते हैं। वो बात क्या है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है, इसीलिए किसी को खरी खोटी मत सुनाना, वक्त सब पर आता है। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए, वक्त सब पर आता है। ठीक है, दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले लोग जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। अब देखिए लेखक क्या कहते हैं, दर्द के मारे एक तो बेचारा मरीज़, कोई भी मरीज़ हो, कोई भी पेशेंट हो, उसको कोई भी अगर दर्द तकलीफ़ पीड़ा हो रही है तो उसे तो वैसे ही नींद नहीं आती, बेचारा बहुत मुश्किल से सो पाता है कुछ थोड़ी देर के लिए। लेकिन वो लोग जो मिलने आते हैं, अपना औपचारिकता निभाने आते हैं, अपना खरी खोटी सुनाने आते हैं, वो लोग तो सोने ही नहीं देते। थोड़ा बहुत भी आराम करने का मौका मिले तो बस वो मिलने आ जाते हैं। इन्हें मरीज़ से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। देखिए, ये कोई अपना ये करने नहीं आते, ये हमदर्दी नहीं होती, ये कोई दिल से नहीं, बल्कि ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं कि हाँ भाई, तुम्हारा एक्सीडेंट, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तुम भी आए थे, अब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हें कुछ पीड़ा हो रही है, तो हम भी बस दिखाने आ गए। अपना जो फ़र्ज़ था, मानिए, हाँ, उसको लेखक उसी तरीके से बता रहे कि फ़र्ज़ निभाने आते हैं, अपना सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए, मैं आँख नहीं खोलूँगा। अब वो इस सब चीज़ों से परेशान हो चुके थे, क्योंकि जब उनको बहुत पीड़ा हो रही थी, उनका पैर बहुत दर्द कर रहा था, और वो जब भी थोड़ा भी सोने जाते थे, थोड़ा भी आराम करने जाते थे, तो कोई ना कोई आ कर के उनको परेशान कर ही देता था, उन्हें जगा ही देता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दिन ठान ली कि आज कोई भी आओ, चाहे कोई भी खास आदमी क्यों ना हो, आज मैं अपना आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा, कितना भी जगाओ, आज चुपचाप पड़ा रहूँगा, सोया रहूँगा, उठूँगा नहीं। ये उन्होंने ठान लिया और सो गए। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वो मिलने आए थे। अब देखिए, ऑफिस के जो बड़े बाबू थे, बड़े साहब जो थे, मैनेजर थे, वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने जाना कि लेखक सोए हुए हैं, वो सोए हुए हैं, तो उन्हें वापस चला जाना चाहिए था। अब सोए हुए हैं, कोई भी पेशेंट को अगर पीड़ा हो रही है, वो अगर वो सो रहा है, तो किसी भी आदमी का कॉमन सेंस होना चाहिए कि चुपचाप वो चला जाए, उससे बाद में मिले। लेकिन भाई यहाँ तो बात है दर्शाने की, यहाँ तो दिखाना है। अब जिस लोगों को दिखाना है वो तो यही करने वाले हैं, राइट। तो बड़े बाबू जब वहाँ आए, तो बड़े बाबू ने जब जाना कि वो सोए हुए हैं, तो वापस जाने की बजाय वो सोचने लगे, अरे मैं यहाँ तो आ तो गया हूँ, मैं इतने परेशान, इतना काम छोड़कर आया हूँ, लेकिन अगर मिला नहीं, अगर उसने मुझे देखा नहीं, तो कैसे जानेगा कि हाँ मैं आया था वो मिलने, ऐसा कैसे जानेगा, वरना तो वो जानेगा ही नहीं, पता कैसे चलेगा कि हम उनसे मिलने आए थे। अब देखिए, उन्होंने देख लिया कि वो सेफ़ हैं, सब कुछ है, सोए हुए हैं, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो मिलने आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपना एक फ़र्ज जता रहे हैं कि हाँ मिलने आए थे, उन्हें आराम करने नहीं दिया गया। वो क्या कि कहें कि उन्हें पता कैसे चलेगा कि हम मिलने आए थे, तो अब उसके लिए उन्होंने क्या किया, अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया।
फिर भी जब मेरी आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्सों को ज़ोर से दबाया। अब देखिए, अब ये जो बड़े बाबू थे कितने बेरहम थे। उन्होंने धीरे धीरे उनको हिलाया, आवाज़ दिया, उठो उठो, नहीं उठे। जब उन्होंने आंखें नहीं खोली तो उन्होंने क्या किया कि जहाँ पर लगा हुआ था, जो चोट लगी थी, जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ था, वो टूटे हिस्सों को उन्होंने अपने हाथों से ज़ोर से दबा दिया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। अब देखिए, आप समझ सकते हैं भगवान हम क्या करें। यहाँ पर बेचारे लेखक को तो पहले से ही इतना दर्द हो रहा है, दर्द के मारे वो उनको इतनी पीड़ा हो रही कि वो सो नहीं पा रहे हैं। कुछ देर के लिए उन्होंने ठाना कि आज मैं सोऊंगा नहीं, आज मैं किसी से नहीं मिलूंगा, आराम से सोया रहूँगा, ऐसा उन्होंने ठाना। लेकिन अब बड़े बाबू आए, अब उनको दिखाना है कि मैं आया था। तो अब उन्होंने क्या किया, पहले उनको जगाने की कोशिश की। जब वो नहीं जागे तो उन्होंने क्या किया, उनके जो टूटे हुए हिस्से को ज़ोर से दबा दिया ताकि वो उठ जाए। अब वो तो लेखक तो जगे ही थे, उनको पता था कि बाबू साहब आए हैं, लेकिन वो नहीं उठ रहे थे। फिर भी जब उन्हें उनके पैर को दबा दिया गया तो उन्हें बहुत पीड़ा हुआ और वो ज़ोर से चिल्ला दिए। और फिर जो बाबू साहब थे, बाबू साहब मुस्कुराते हुए बोले, खुश होते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है, जैसा मानो उन्होंने कुछ किया ही ना हो। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। अब सब लोग धीरे धीरे मिलने आते थे, तो मोहल्ले वाले जो थे, जिस मोहल्ले में लेखक रहते थे, वो मोहल्ले वाले भी मिलने आने लगे अपनी फुर्सत के हिसाब से। तब उनके मोहल्ले में एक सोनाबाई रहती थी। वो सोनाबाई जब अपने 4 बच्चों के साथ वहाँ उनसे मिलने आई, लेखक से मिलने आई, तो लेखक समझ गए कि भाई आज फिर कोई बड़ी दुर्घटना होगी, क्योंकि उनके बच्चे बड़े शरारती थे। इसके लिए उनको क्या लगा कि आज कोई फिर दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। अब वो सोनाबाई आई। सोनाबाई ने आते ही अपने बच्चों को इशारा किया और देखा, कहो, उनको कहा बच्चों को कि ये देखो तुम्हारे चाचा जी लेटे हुए हैं। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। वो जो सोनाबाई थी वो अपने बच्चों को ऐसे बता रही थी, ये देखो चाचा जी, जैसे कि कोई चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहे, कोई माता पिता अपने बच्चों से चिड़ियाघर दिखाते हुए कह रहा हो कि देखो बच्चों वो रहा बंदर। ऐसे सोनाबाई बता रही थी कि ये देखो चाचू। बच्चे खेलने लगे। अब बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, शरारती तो शरारत तो बच्चे ही करेंगे ही। अब उनको तो उतना ज्ञान नहीं कि कहाँ पर शरारत करना है। तो वो बच्चे जो थे वो प्राइवेट वार्ड में, यानी अस्पताल में, सार्वजनिक अस्पताल था, उसमें भी बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। अब 4 बच्चे आए थे, एक कुर्सी पर चढ़ गया, दूसरा टेबल पर चढ़ गया। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। उसकी एक छोटी बेटी थी, सोनाबाई की बहुत छोटी थी। उसने क्या किया, दवाई की एक शीशी ले ली और डांस करने लगी, कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। अब तब 3 बच्चे तो यहाँ पर थे, चौथा बच्चा जो था वो थोड़ा ज़्यादा शरारती था। अब लेखक को रप रप की आवाज़ से रप रप की आवाज़ आने लगी, उनका ध्यान बट गया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। अब देखिए, रप रप की एक आवाज़ आई, ढिशूम ढिशूम ढिशूम, ऐसा आवाज़ आया। किसको? लेखक को। अब लेखक देखते हैं तो 3 बच्चे में से एक बच्चा कुर्सी पर खेल रहा है, दूसरा मेज पर चढ़ा हुआ है, बेटी उसकी कथकली डांस कर रही है शीशी लेकर, और चौथा बेटा जो उसका है, एक जो बड़ा बेटा है उसका, वो क्या कर रहा है, जो उनके पैरों से जो रेती की जो थैली लटकाई हुई थी, जो उनके पैरों से लटकाया हुआ था स्टैंड पर, वो लड़का क्या किया कि वो रेती पे बॉक्सिंग करने लगा। वो लड़का जो टांग के साथ लटक रही रेती की थैली थी उस पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा, जैसे मानो कोई बहुत बड़ा बॉक्सर है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवाई की शीशी पटक दी। अब देखिए, जैसे ही वो मना करना चाहे, वो इसके पहले मना करते उस बच्चे को कि बॉक्सिंग मत करो, मुझे पीड़ा हो रही है। ये मना करने से पहले ही क्या हुआ कि सोनाबाई की लड़की जो कथकली डांस कर रही थी शीशी लेकर के, दवाई की, औषधि की शीशी लेकर के, उसने क्या किया, औषधि की शीशी पटक दी। औषधि का जो बॉटल था, जो शीशी था, अब शीशी था यानी कांच का था, वो ग्लास का था, वो उसने पटक दिया। अब पटका तो क्या हुआ, वो शीशी था भाई फूट गया। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है।
अब देखिए ये कैसा मजाक है। सोनाबाई ने एक पल के लिए लड़की को घूरा, आंखें दिखाई कि हाँ तूने गलती की है, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ पेड़े, दवा गिरना शुभ होता है। दवाई गई, समझो बीमारी गई। उसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर फिर आऊँगी, मैं भीतर तक काँप गया। अब देखिए वो क्या कही, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना तो शुभ होता है। अब कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि भाई लेखक जो है उनका तो पैर फ्रैक्चर हुआ है, लेग फ्रैक्चर हुआ है, अब उसकी दवाई अगर फूट भी जाए तो क्या दवाई फूटने से क्या पैर जुड़ जाएगा, इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा? कुछ भी यार, मतलब कुछ भी, कैसे लोग होते हैं आप समझ सकते हैं। उसके बाद सोनाबाई क्या कहती हैं कि 2 घंटे बाद सोनाबाई वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि भैया मैं आपसे फिर मिलने आऊँगी। ये सुनते ही लेखक जो थे एकदम गुस्सा हो गए एकदम, और फिर वो भीतर से काँप गए, भीतर तक काँप गए, यानी वो बहुत घबरा गए, डर गए। उनको इतनी पीड़ा हो रही थी पहले से, और परेशान करने वालों की तो मानो कमी ही नहीं थी। जब से वो भर्ती हुए, जब से वो सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती हुए, तब से मानो उनको परेशान ही करने लगे। उन्होंने इसीलिए कहा कि मेरा जो एक्सीडेंट हुआ, मैं जो टकराया, वो मेरे लिए बस एक घटना था, लेकिन जो हमदर्द जताने वाले जो लोग हैं वो मेरे लिए दुर्घटना है। अस्पताल में, सार्वजनिक अस्पताल में रहना मेरे लिए एक बहुत बड़ा दुर्घटना है। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गाँवों से मिलने आते हैं। अब ये बात भी सही है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमदर्दी की मतलब क्या कहें, एकदम अजीब गुस्सा दिला देते हैं, एकदम अपना जो मर्यादा होता है वो पार कर देते हैं। और ख़ास करके कैसे रिश्तेदार, वो रिश्तेदार जो दूसरे गाँवों से मिलने आते हैं, राइट, ऐसे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं हमसे। ऐसे में एक दिन क्या हुआ, एक टैक्सी, अब उनका पैर फ्रैक्चर हुआ तो 1-2 हफ्ते से ऐसे ही लेटे हुए थे, तो एक दिन क्या हुआ, एक टैक्सी कार के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया। अब एक दिन क्या हुआ, एक टैक्सी उसके कमरे, वो जो प्राइवेट वार्ड में था उसके कमरे के सामने आकर एक टैक्सी रुकी, और उसमें से एक मस्त लंबा चौड़ा आदमी निकला और उसकी छाती पर सिर रखकर एकदम जोर जोर से, एकदम पुलक पुलक के रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें ये सब कैसे हो गया। ऐसे बहुत ही बिलक बिलक के रोने लगा, कहने लगा, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना मैं गलत कमरे में आ गया था। अब देखिए यहाँ पे कितनी हंसने वाली चीज़ हो गई। एक दिन वो टैक्सी में से जब आदमी आता है तो उनके छाती पर सिर रखकर एकदम ज़ोर ज़ोर से बिलक बिलक के रोने लगता है और कहने लगता है, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। बहुत बुरा भला कहने लगता है उस कार वाले को, ठीक है। अब लेखक थे, लेखक दिल के दिल में, यानी मन में ही वो कहने लगे कि यार जो हुआ सो मुझे हुआ, तू क्यों रो रहा है, ऐसा वो मन में कहे, ठीक है। वो ऐसा मन में लेखक कहने लगे, तुझे क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। वो कुछ देर तक उनकी छाती पे मुंह ऐसे ही लगाए रोता रहा। फिर थोड़ी देर बाद उसका नाटक हो गया, तो थोड़ी देर बाद उसका रोना कुछ कम हुआ। थोड़ी देर बाद उसने अपना जो सर छाती पे रखा था, गर्दन, वो हटाया और उसकी आंखें से आंखें मिलाई लेखक की। जैसे ही उसने लेखक का चेहरा देखा तो वो एकदम से चुप हो गया। अब क्यों चुप हो गया, क्योंकि वो जिससे मिलने आया था, वो जो पेशेंट से मिलने आया था, वो लेखक नहीं कोई और था। उसने छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर उसने धीरे से हंसते हुए बोला, फिर जब देखा कि ये तो कोई और है, फिर हंसते हुए बोला, मतलब 2 ही मिनट में उसका रोना भी शांत हो गया। हंसते हुए बोला, माफ़ करना मैं गलत कमरे में आ गया था। हे भगवान, अब देखिए ये क्या कहता है कि माफ़ करना मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं ना, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे। अच्छा भाई माफ़ करना कहकर वो चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए। अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, वो
जो आदमी था वो कहने लगा कि आजकल के लोग कैसे भी हैं, सही से बताते भी नहीं कि किस पेशेंट से मिलना है, कहाँ मिलना है। ऐसा कहकर वो हंसने लगा और कहा लेखक को कि अच्छा भाई मुझे माफ़ करना, मैं गलती से यहाँ पर आ गया। और वो कहकर क्या दूसरे कमरे में चला गया, यानी वहाँ जहाँ पर उसका पेशेंट था उस कमरे में चला गया। और जैसे यहाँ पर वो बिलक बिलक के रो रहा था, उस कमरे से जहाँ वो गया था पेशेंट से मिलने, उस कमरे से भी वैसे ही ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। आप समझ सकते हैं कि वो आदमी कितना नाटकबाज था। लेखक जो थे उनको तो गुस्सा तो आया ही था, उस आदमी पर बहुत गुस्सा आया था, इतना क्रोध आया था कि वो बता नहीं सकते थे। लेकिन उससे कई गुना अधिक, 100 गुना, 1000 गुना अधिक गुस्सा उनको अपनी पत्नी पर आया। उनकी पत्नी पर क्यों गुस्सा आया? क्योंकि जो वो आदमी टैक्सी से निकला, टैक्सी का भाड़ा भी नहीं दिया और वो रोते रोते लेखक के छाती पर रोने लगा। तभी टैक्सी वाले ने आवाज़ दी कि किराया दे दो। तो पत्नी जो थी, पत्नी ने उस आदमी को रोते हुए देखा तो पत्नी को क्या लगा कि होगा कोई करीबी लेखक का दोस्त होगा या कोई खास रिश्तेदार होगा, इसीलिए उसने उसको न आवाज़ देते हुए टैक्सी वाले को पैसे भी दे दिए। इसीलिए लेखक को उस आदमी से ज़्यादा गुस्सा उस टैक्सी वाले पर उस अपनी पत्नी पर आने लगा, क्योंकि उसने उसको इस प्रकार रोता देख करीबी मित्र या रिश्तेदार समझकर क्या किया, टैक्सी वाले को जो किराया था, पैसा था, वो दे दिया। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं श्री लपकानंद। अब देखिए क्या कहते हैं लेखक, हमदर्दी जताने ऐसे टाइम पे जब एक्सीडेंट या कुछ हमारे साथ बुरा हो रहा है या गलत कुछ होता है तो अक्सर वही लोग मिलने आते हैं, वही हमदर्दी जताने आते हैं जिनका हम सूरत भी नहीं देखना चाहते, जिससे हम बहुत चिढ़ते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। ऐसे लोग ही मिलने आएंगे और वो लोग भी ऐसे वक्त पर, ऐसे टाइम पर सिर्फ मज़े ही लेने आते हैं, समझे। तो ऐसे लेखक कहते हैं कि ऐसे समय पर, ऐसे जब हम बुरे में होते हैं, बुरे समय में होते हैं, तो हमदर्दी जताने वाले वही लोग आते हैं जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद। अब लेखक के शहर में वो स्वयं एक लेखक हैं और उनके शहर में एक कवि है। वो कवि का नाम है श्री लपकानंद। अब नाम से ही लग रहा है कि कैसे कवि होंगे, लपकानंद, भाई कैसा नाम है यार। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान था। उनकी ऐसी कविताएं थी, इतनी अजीब अजीब कविताएं थी कि पूरा शहर उनके कविताओं से परेशान था। जहां उनको कोई देखता कविता सुनाने लगते। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भागा खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए वो इतने बेतुकी कविताएं सुनाते थे कि सारा शहर उनसे परेशान था। जब लेखक उनके सामने उनको दूर से देखते थे तो भाग जाते थे वहाँ से, क्योंकि वो जानते थे कि जैसे ही मैं लपकानंद जी से मिलूंगा वो 10-20 कविताएं मुझे पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। वो 10-20 कविताएं जब तक सुनाएंगे नहीं, जब तक भाषण देंगे नहीं, तब तक वो नहीं छोड़ेंगे। जैसे शिवा कार्टून देखा है आप लोगों ने, उसमें नाना जी जैसे सुनाने लगते हैं, कुछ उसी तरह। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। अब देखिए ऐसे भी हमदर्दी जताने वालों की कमी नहीं होती। अब क्या कहते हैं लपकानंद जी कि एक दिन क्या हुआ कि वो कहीं बैठे हुए थे लेखक, तो लेखक के बगल में झोला दबाए लपकानंद जी चुपचाप आ पहुँचे। आते ही लपकानंद जी ने लेखक से कहा कि मैं तो पिछले 3-4 दिनों से कवि सम्मेलन में बहुत व्यस्त था, बहुत बिजी था। सच कहता हूँ, मतलब वो कहते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ, सच कहता हूँ, दिन भर हमेशा आपके ही बारे में सोचता रहा। रात भर मुझे नींद भी नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में मैंने एक कविता बनाई। अब देखिए कैसा हमदर्द जताते हैं, कैसा मजाक उड़ाते हैं कि क्या कहते हैं कि 3-4 दिन से मैं बहुत बिजी था कवि सम्मेलन में और अभी मैंने रात भर मुझे नींद भी नहीं आई और नींद नहीं आई तो मैंने तुम्हारे लिए एक कविता बनाई है, क्या तुम कविता सुनोगे? यह कहकर वो झोले में से एक डायरी निकाले और लगे सुनाने। अब वो एक जो उनका डायरी था जिसमें वो कविता लिखते थे, निकाले डायरी और लगे सुनाने अपनी कविता। असम की राजधानी है शिलोंग, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टोंग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग, मेरे दोस्त की टूट गई है टोंग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग।
कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। अब देखिए उन्होंने कैसी कविता सुनाई कि असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। ऐसी ऐसी कविताएं बनाए थे, इसीलिए इनसे पूरा सारा शहर बिल्कुल भी परेशान था। तो ये कविता सुनकर ही लेखक को ऐसा लगा मानो उनकी आंख कह रही है। उन्होंने कहा नहीं, वाकई में उन्होंने नहीं कहा, परंतु उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि कह रहे हैं कहो कविता कैसी रही, और दूसरी एक आंख ऐसी कह रही हो कि कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख जो है वो कह रही है बोल बेटा अब मुझसे भागेगा, अब भी मुझसे भागेगा। अब लेखक ने क्या किया, मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब वो जो कवि थे, लपकानंद जी जो कवि थे, वो कवि को जो अपने जो लेखक थे, वो लेखक ने जल्दी से लपकानंद जी को चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा किए कि हाँ, लपकानंद जी जो थे किसी को भी अगर पकड़ लिए तो 10-15 कविताएं सुनाए बिना छोड़ते नहीं थे, इसीलिए सब बहुत परेशान थे और लेखक भी इसी बात से परेशान थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जल्दी से चाय पिलाई उनको और फिर उनसे कहा कि हाँ अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, अभी मुझे थोड़ा बहुत कुछ काम है, मैं जैसे ही मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगा आपसे मैं वादा करता हूँ कि आपके मैं पूरा कविता सुनूंगा। और यह वादा करके वहाँ से बहुत ही मुश्किल से वो विदा लेते हैं, वहाँ से उनसे विदा लेते हैं। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। अब देखिए ये सबको समझने लायक आखिरी लाइन कही है लेखक ने। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भगवान से, वो ईश्वर से, वो गॉड से, वो अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, अगर तुझे मेरी दूसरी भी टांग तोड़नी है, अगर तुझे मेरी दूसरी भी पैर, दूसरी भी टांग अगर तोड़नी है तो तोड़ दे, लेकिन उस जगह तोड़ वहाँ मेरा एक्सीडेंट करा जहाँ पर मेरा कोई परिचित ना हो, कोई पहचान वाला ना हो, दूर दूर तक कोई मेरा पहचान वाला ना हो, क्योंकि इस दुनिया में अपने पहचान वाले अपना अपना नहीं होता है, क्योंकि अपने ही बड़े बेदर्द होते हैं, वे हमदर्दी जताने वाले होते हैं, वो खाली आते हैं 2-4 खरी खोटी सुना के चले जाते हैं। ऐसा कहकर कहकर मतलब लेखक ईश्वर से अपील करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, गॉड से, यही वो चाहते हैं। ये जो निबंध थी वो हंसी घर के आईने से, ये हास्य व्यंग है, उसमें से ये लिया गया है। ठीक है, सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी हो और बहुत ही पसंद आया हो। सो गाइज़ प्लीज़ आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है। प्लीज़ कमेंट में बताइए, तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे से और इंटरेस्टिंग स्टोरी आगे आपको सुनाऊँ। और अगर आपको सच में अगर ये स्टोरी इंटरेस्टिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ आपको जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कुछ सजेशन देना हो मुझे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कीजिए कोई सजेशन या फिर कोई भी डाउट हो तो। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। और इसका जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो आज हम इस वीडियो में बस स्टोरी ही रहने देते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। सो स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।